वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका सुबंत सर लाया हूँ और एक नया वीडियो केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर। आई होप आप लोगों ने मेरा जो केमिकल काइनेटिक्स का पुराने वीडियो लेक्चर से सारे देख लिए होंगे। आपको ये केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलो बच्चों, करते हैं स्टार्ट आज और एक नया टॉपिक आरएनएस इक्वेशन। बच्चों, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, अगर आप लोग ये वीडियो देखोगे तो इससे पहले मेरा जो लास्ट वीडियो लेक्चर था एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर, उसको जरूर देख लें। ठीक है बच्चों, आज का जो वीडियो लेक्चर है आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप लोग जल्दी से कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। चलो करते हैं स्टार्ट। बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट या रेट कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज होता है। साइंटिस्ट आरएनएस ने इसी चीज़ को मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। तो आरएनएस इक्वेशन क्या बताता है? It gives us the idea of temperature dependence of rate constant या rate of reaction। ये आरएनएस इक्वेशन कैसा है? देखो, K इज इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, यहां पे k क्या है? k आपका है रेट कांस्टेंट। a को हम क्या बोलते हैं? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये क्या है? ये आपका है एक्टिवेशन एनर्जी। आर यहां पे है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी यहां पे है टेम्परेचर इन केल्विन। तो आप इस इक्वेशन को देख सकते हो। अगर देखो, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या होगा? ये जो पूरा पार्ट है ये आपका डिक्रीमेंट होगा, लेकिन सामने एक नेगेटिव है। इसका मतलब क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। और वो कैसे इंक्रीमेंट होगा? एक्सपोनेंशियली इंक्रीमेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज होता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। तो यही होता है मेन फंडा ऑफ आरएनएस इक्वेशन। बच्चों, हमने ऑलरेडी ये भी देखा है, एक्टिवेशन एनर्जी अगर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन क्या हो जाता है? नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन डिक्रीज हो जाता है। उससे क्या होता है? रिएक्शन का रेट या रेट कांस्टेंट का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे आप आरएनएस इक्वेशन से भी इस चीज़ को एस्टेब्लिश कर सकते हो। देखो, अगर ये का वैल्यू बढ़ेगा तो सामने नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा? के का वैल्यू एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। तो हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर ये बढ़ेगा रेट कांस्टेंट का वैल्यू डिक्रीज होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है आरएनएस इक्वेशन का। ठीक है बच्चों, अभी आरएनएस इक्वेशन को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं एंड इसका जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखो, आरएनएस इक्वेशन में जो आरटी है, ये आरटी का सिग्निफिकेंस क्या है? इट एक्चुअली सिग्निफाइज एवरेज काइनेटिक एनर्जी। बच्चों, आप लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ा होगा। ट्रांसलेशनल एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ गैस क्या होता है? 3/2 RT। तो वहाँ पे एक्चुअली में RT क्या डिनोट करता है? एक्चुअली में RT एनर्जी को डिनोट करता है। यहाँ पे RT का क्या मीनिंग है? इट सिग्निफाइज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उसके बाद देखो, ये जो
एक्सप्रेशन है ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स which are having energy greater or equal to activation energy at temperature T। यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इसको मैं यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ कॉलिजन्स भी बोल सकता हूँ, मतलब फ्रैक्शन ऑफ कॉलिजन्स विच आर हैविंग एनर्जी ग्रेटर और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, मतलब यहाँ पे इट सिग्निफाइज इफेक्टिव नंबर ऑफ collisions। It signifies effective number of collisions। बच्चों मान लो आपके पास 1000 मॉलिक्यूल हैं, मान लो आपके पास 1000 मॉलिक्यूल्स हैं एंड उनमें से 600 मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी है। तो यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी, इसका वैल्यू हो जाएगा, देखो ये फ्रैक्शन है तो इसका यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 600 अपॉन 1000, मतलब 6/10। आई होप आपको अभी समझ में आया होगा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये जो ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी है, ये क्या है? एक्चुअल में फ्रैक्शन है। इसका रेंज होता है, इसका वैल्यू रेंज होता है 0 to 1, इसका वैल्यू रेंज होता है 0 to 1। ठीक है, जब देखो ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, इसका वैल्यू 1 होगा, देन ऑल द collisions will be effective। मतलब at this point that means K will have maximum value, मतलब rate of reaction will be maximum। ये तो कॉमन सेंस की बात है, अगर सारे कॉलिजन इफेक्टिव हो जाता है तो रिएक्शन का रेट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, देखो बच्चों उसके बाद है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर। इसका और एक नाम है लिमिटिंग रेट कांस्टेंट। देखो आरएनएस इक्वेशन में ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी वाला पार्ट तो आपका फ्रैक्शन ऑफ कॉलिजन्स है, लेकिन यहाँ पे ए का क्या मीनिंग है, ए का क्या सिग्निफिकेंस है? ए आपको बताता है टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर एनर्जी। जब ये ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी 1 होगा, देन के विल बी इक्वल्स टू ए, मतलब रेट कांस्टेंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा, रेट कांस्टेंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू हो रहा है ए, इसलिए ए को हम बोलते हैं लिमिटिंग रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन कब 1 हो सकता है? जब आपका ई ए 0 होगा, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी 0 होगा, या तो आपका टेम्परेचर इन्फिनिटी होगा। तो ये भी कॉमन सेंस की बात है, अगर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, अगर टेम्परेचर आपका इन्फिनिटी है, तब क्या हो जाएगा? देन ऑल द कॉलिजन्स विल बी इफेक्टिव। इसीलिए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर एक्टिवेशन एनर्जी भी 0 है,
ऑल द कोलिजन्स विल बी क्या, ऑल द कोलिजन्स विल बी इफेक्टिव। बच्चों लास्ट दिन हम लोगों ने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट पढ़ा था, आपको याद ही होगा। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट में वाई एक्सिस में क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक्स में क्या था, काइनेटिक एनर्जी, ये जीरो है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है, अच्छा प्लॉट को पहले देख लो, उसका प्लॉट तो ऐसे होता है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है देन ऑल द मॉलिक्यूल्स विल हैव एनर्जी ग्रेटर और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे ऑल द कोलिजन्स विल बी इफेक्टिव। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होता है देन ऑल द कोलिजन्स विल बी इफेक्टिव। ठीक है, जब ऐसा होगा तो e - e आर टी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा एंड इससे क्या होगा, रेट कांस्टेंट विल बी इक्वल्स टू ए। ठीक है, मतलब रेट कांस्टेंट का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे बोल रहे हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट है, इसीलिए इसका और एक नाम होता है लिमिटिंग रेट कांस्टेंट। तो ए का यहाँ पे यही होता है सिग्निफिकेंस। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो ए है, ए इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, ये ए इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट हो रहा है, मतलब यूनिट ऑफ के एंड ए विल बी सेम। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है ए के बारे में, इट इज ए कांस्टेंट स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है बच्चों, लास्ट दिन हमने ऑलरेडी एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था। अभी ये एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर दोनों कांस्टेंट होता है फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, इसलिए ए एंड ई ए को हम बोलते हैं आर्हेनियस पैरामीटर्स। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखना बच्चों। अब थोड़ा ग्राफिकली आरएनएस इक्वेशन को समझते हैं। देखो के इज इक्वल्स टू है ए इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ln, तो ln के विल बी इक्वल्स टू ln a माइनस ई टू द पावर बाई आर टी। ये लॉग ट्रांसफॉर्मेशन आई होप आप लोगों को आता ही होगा। ठीक है, नाउ आई विल कंसीडर ln के एज y, इसको मैं मानूंगा c और इस चीज़ को मैं मानूंगा mx। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन हो गया y इक्वल्स टू c माइनस mx। ठीक है, तो यहाँ पे मैं x को क्या ले रहा हूँ, x इक्वल्स टू मैं मान रहा हूँ 1/t। यहाँ पे मैं m को डिनोट कर रहा हूँ E अपॉन आर से। तो एक्चुअली ये जो मैंने इक्वेशन लिखा ln के इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी, इस इक्वेशन का स्लोप क्या होगा, इस इक्वेशन का स्लोप होगा माइनस ई ए बाई आर, नेगेटिव स्लोप है। तो यहाँ पे ln के वर्सेस 1/t का प्लॉट कैसा होगा, ln के वर्सेस 1/t का प्लॉट कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा प्लॉट, बिकॉज स्लोप क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो स्लोप को मैं लिख रहा हूँ इक्वल्स टू माइनस ई ए बाई आर। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर 1/t का वैल्यू ज़ीरो होगा, अगर 1/t का वैल्यू ज़ीरो है तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट आपका हो जाएगा ज़ीरो। तो ln के इक्वल्स टू हो जाएगा ln a। तो इस पॉइंट पे y का जो वैल्यू है वो एक्चुअली में क्या है, वो एक्चुअली में है ln
ए, मतलब इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या है, ln a। देखो बच्चों, एग्ज़ाम में आपको प्लॉट दिया रहेगा, ठीक है, प्लॉट का स्लोप मान लो दिया रहेगा, उसके बाद आपको पूछा जाएगा व्हाट इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी। आर का वैल्यू तो आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर 1/t इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर 1/t इंक्रीमेंट हो रहा है तो ln k का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। 1/t का इंक्रीमेंट होना, t का डिक्रीज़ होना, ln k का डिक्रीज़ होना, मतलब k का डिक्रीज़ होना। तो हम लिख सकते हैं अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू डिक्रीज़ होगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं अगर टेम्परेचर बढ़ेगा रेट कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों। बच्चों मान लो अभी टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर T1 में रेट कांस्टेंट का वैल्यू है K1। मैं टेम्परेचर को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, रेट कांस्टेंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आरएनएस इक्वेशन, ठीक है। लेकिन ये पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हो रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी आपका चेंज नहीं होगा। तो एट T1 मैं लिख सकता हूँ ln K1 इज इक्वल्स टू ln A माइनस EA अपॉन RT1। यहाँ लिख सकता हूँ ln K2 इज इक्वल्स टू ln A माइनस EA अपॉन RT2। इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन 1, इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन 2। तो अगर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा EA अपॉन RT1 माइनस EA अपॉन RT2। अब ये ln K2 माइनस ln K1 log A माइनस log B जैसा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ln K2 अपॉन K1 EA अपॉन R, इसके बाद है 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। इसको अगर log में कन्वर्ट करना है तो ये आपका हो जाएगा log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1/T1 अपॉन 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये जो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन आप लोग अच्छे से ध्यान रखोगे, इसको याद रखोगे, ठीक है। ऐसे तो आप लोग एग्ज़ाम में डिराइव कर सकते हो, लेकिन आई विल सजेस्ट दैट ये इक्वेशन आप लोग याद रखो। इस इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आता है, ठीक है। 2 टेम्परेचर दिया रहेगा, एक टेम्परेचर में आपका रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा दूसरे टेम्परेचर में रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या है। ये दोनों इक्वेशन आप अच्छे से ध्यान रखोगे, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, K वर्सेस T का प्लॉट कैसा होगा, ये हम लोगों के पास आरएनएस इक्वेशन एक्चुअली ये जो इक्वेशन है दिस इज लाइक y इज इक्वल्स टू e⁻ माइनस 1/x। मैं यहाँ पे y को मान रहा हूँ रेट कांस्टेंट के एंड x को मान रहा हूँ टेम्परेचर। बच्चों अगर टेम्परेचर नियरली टेंस टू 0 है तब रिएक्शन का रेट क्या होगा, तब रिएक्शन का रेट बहुत ही कम होगा, मतलब नेग्लिजिबल होगा। तो इनिशियली ये प्लॉट ऐसा होगा, एकदम ये नीचे से जाएगा। उसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये प्लॉट ऊपर जाएगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट होगा। लेकिन एक टाइम आने के बाद ये इंक्रीमेंट सैचुरेटेड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जब टेम्परेचर इन्फिनिटी को रीच कर लेगा या नियरली टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब क्या होगा, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। मैक्सिमम मॉलिक्यूल के पास एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा या उसके बराबर हो जाएगा, मतलब मोस्ट ऑफ द कॉलिजन्स विल बी इफेक्टिव, मतलब रेट कांस्टेंट का वैल्यू मैक्सिमम तक रीच कर चुका होगा।
सो एट दैट पॉइंट के का वैल्यू नियरली ए के बराबर हो जाएगा, बिकॉज ए होता है आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ए क्या होता है, लिमिटिंग रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये जो लाइन है इसका हाइट होगा आपका लिमिटिंग रेट कांस्टेंट या ए। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, अब दो अलग अलग एक्टिवेशन एनर्जी के लिए मैंने के वर्सेस टी का प्लॉट बनाया है, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा प्लॉट के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा। देखो बच्चों, अगर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होता है तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, रेट कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज होगा, ठीक है। देखो रेड लाइन एंड ग्रीन लाइन में, रेड लाइन देखो ऊपर है, तो रेड लाइन वाले के लिए फॉर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर रेट कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा है, मतलब रेड लाइन के लिए क्या होगा, रेड लाइन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, ठीक है बच्चों। तो ये लोअर ईए और ये आपका हायर ईए, इन दो प्लॉट को आप बहुत ही अच्छे से याद रखना, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। रेट कांस्टेंट वर्सेस एक्टिवेशन एनर्जी का प्लॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा दिखने में, देखो के वर्सेस ई ए, यहाँ पे इक्वेशन क्या है, के इज इक्वल्स टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। यहाँ पे y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स जैसा प्लॉट है, यहाँ पे y को मैं ले रहा हूँ एस के एंड x को मैं ले रहा हूँ एज ई ए, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स जैसा प्लॉट है, तो अगर ई ए इंक्रीमेंट होगा, अगर एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीमेंट होगा, रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, रेट कांस्टेंट का वैल्यू एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। अगर ई ए बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट का वैल्यू डिक्रीज होगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। बच्चों अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, फॉर लार्जर वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी reaction will be more temperature sensitive। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास दो रिएक्शन है, जिस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, उसके लिए सेम टेम्परेचर इंक्रीमेंट करने से रेट कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। तो दो रिएक्शन है आपके पास, एक रिएक्शन में ई ए का वैल्यू है मान लो 200 किलो जूल, और एक रिएक्शन के लिए ई ए का वैल्यू है मान लो 1000 किलो जूल, ठीक है। अब जिस रिएक्शन के लिए ई ए का वैल्यू ज़्यादा है, उस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर का इंक्रीमेंट करने से रेट कांस्टेंट का ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा कंपेयर टू द रिएक्शन हैविंग लेसर एक्टिवेशन एनर्जी। ऐसा क्यों? देखो थोड़ा प्लॉट से समझते हैं। थोड़ी देर पहले हमने ln के वर्सेस 1/t का प्लॉट किया था, ठीक है। यहाँ पे क्या इक्वेशन था, ln के इज इक्वल्स टू था ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ पे दोनों अलग अलग ई ए के लिए प्लॉट क्या होगा तो देख लेते हैं। एक प्लॉट ऐसा होगा और एक प्लॉट ऐसा होगा, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ पे ई ए का वैल्यू ज़्यादा होता है,
तो स्लोप क्या होगा, स्लोप विल बी मोर नेगेटिव, स्लोप विल बी मोर नेगेटिव। तो यहां पे ग्रीन वाला प्लॉट होगा हायर एक्टिवेशन एनर्जी के लिए एंड रेड वाला प्लॉट होगा लोअर एक्टिवेशन एनर्जी के लिए। देखो अगर हम 1/t को डिक्रीज करते हैं, 1/t को डिक्रीज करना मतलब क्या होता है, 1/t को डिक्रीज करना मतलब टेम्परेचर का इंक्रीमेंट होना। अगर हम 1/t को डिक्रीज करते हैं तो आप देख सकते हो किसके लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा, ग्रीन वाले लाइन के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा, बिकॉज ग्रीन वाले लाइन के लिए स्लोप ज़्यादा नेगेटिव है। फिर से सुन लो, अगर मैं 1/t को डिक्रीमेंट करता हूँ उसका मतलब क्या है, t का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। अब 1/t को डिक्रीमेंट करने से किसके लिए आपका ln k का वैल्यू ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा, जिसका स्लोप ज़्यादा नेगेटिव है। मतलब यहाँ पे ग्रीन वाले लाइन के लिए 1/t को डिक्रीमेंट करने से ln k का वैल्यू ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा, मतलब रेट कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। देखो बच्चों, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम फिजिकली भी समझ सकते हैं। ये था हम लोगों का पहला रिएक्शन जिसमें मैंने ये को लिया था 200 और एक रिएक्शन था जिसमें मैंने ये को लिया था 1000। ठीक है, मान लो दोनों केस के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 1000। ठीक है, अब मान लो जब टेम्परेचर 300 केल्विन है, मैं यहाँ पर रैंडम डेटा ले रहा हूँ, जब टेम्परेचर 300 केल्विन है तो पहले केस के लिए 800 मॉलिक्यूल्स का एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा हो गया, उसके बराबर होगा। लेकिन दूसरे वाले केस के लिए क्या है, दूसरे वाले केस के लिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत कम मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी विल बी ग्रेटर और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ 200 मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा या उसके बराबर होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। मान लो मैंने 700 केल्विन कर दिया है। जब मैं 700 केल्विन कर रहा हूँ, अब देखो पहले वाले केस के लिए सिर्फ 200 मॉलिक्यूल बचा है, सिर्फ 200 मॉलिक्यूल बचा है जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को ओवरकम कर सकता है। लेकिन सेकेंड वाले केस के लिए अभी भी 800 मॉलिक्यूल बचा है जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को ओवरकम कर सकता है। इसीलिए सेकेंड वाले केस के लिए इफेक्टिव कॉलिजन का इंक्रीमेंट ज़्यादा होगा कंपेयर टू पहला वाला केस। ठीक है, तो मान लो जब मैंने टेम्परेचर को 300 से 700 केल्विन कर दिया है तो पहले वाले केस के लिए 950 मॉलिक्यूल का एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया है एक्टिवेशन एनर्जी, और दूसरे वाले केस के लिए बहुत सारा मॉलिक्यूल अब एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को ओवरकम कर जाएगा। तो मान लो ये हो गया है आपका 800। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ देखो कितना इंक्रीमेंट हुआ है 150, यहाँ से यहाँ कितना इंक्रीमेंट हुआ है 600। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को ओवरकम कर सकता है। उससे क्या होगा, नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन ज़्यादा होगा और उससे क्या होगा, रेट कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। सो मोर द एक्टिवेशन एनर्जी more will be the probability of molecules to overcome the activation energy barrier. That means more increment of number of effective collision, that means
more the increment of rate constant। इसीलिए अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगा तो रिएक्शन विल बी मोर टेम्परेचर सेंसिटिव बिकॉज रेट कांस्टेंट का इंक्रीमेंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट K700 by K300 ऑफ रिएक्शन 1, मतलब जिसमें ये आपका 200 है, दैट विल बी लेसर देन द K700 अपॉन K300 ऑफ रिएक्शन 2, जिसमें ये आपका है 1000। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना ये सब। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 होगा देन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ऐसा क्यों? देखो ये इक्वेशन है K इज इक्वल्स टू A इंटू ई टू द पावर माइनस EA बाई RT। अगर EA 0 है देन K विल बी इक्वल्स टू A, और A यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो हम ऐसे भी समझ सकते हैं बाय यूजिंग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। थोड़ी देर पहले मैंने इसको बताया था, और एक बार देख लो। ये आपका मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट है। ठीक है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और एक्स एक्सिस में आपका है काइनेटिक एनर्जी। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 है देन सारे मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगा। मतलब ऑल द collisions will be effective। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से कोई नया इफेक्टिव कॉलिजन हमें नहीं मिलेगा, पहले जितना था उतना ही रहेगा। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने से या टेम्परेचर चेंज करने से रेट कांस्टेंट का वैल्यू का कुछ इंक्रीमेंट नहीं होगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, at lower temperature region increase in temperature causes more change in the value of K than at higher temperature region। मतलब अगर आप लोअर टेम्परेचर रीजन में टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू का इंक्रीमेंट ज़्यादा होगा कंपेयर टू इंक्रीमेंट इन हायर टेम्परेचर रीजन। ठीक है, तो ऐसा क्यों देख लेते हैं। अच्छा, ये एक दिस इज फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, दिस इज फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन। तो मान लो एक बार टेम्परेचर है 300 और एक बार टेम्परेचर है 800। तो 300 वाला लोअर रीजन है, 800 वाला आपका हायर रीजन है। अब लोअर रीजन में मैं टेम्परेचर 300 से 310 कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं 800 से 810 कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ भी मैंने मान लिया है इनिशियली
1000 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। अब जब टेम्परेचर 300 है तब सिर्फ 200 मॉलिक्यूल के पास एनर्जी विल बी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। जब टेम्परेचर 800 है तब मान लो 900 मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ई से ज़्यादा या उसके बराबर होगा, ठीक है। तो पहले वाले केस के लिए देखो, 300 वाले केस के लिए देखो, जब टेम्परेचर को 300 से 310 करोगे तो और भी 800 मॉलिक्यूल से जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को ओवरकम कर सकता है। लेकिन 800 वाले केस के लिए सिर्फ 100 मॉलिक्यूल्स बचा है जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को ओवरकम कर सकता है। मतलब 300 टेम्परेचर वाले केस के लिए ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगा एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को ओवरकम करना। मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को ओवरकम करेगा व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम 300 टू 310। मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन होगा इस केस के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, रेट कांस्टेंट का इंक्रीमेंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे लोअर टेम्परेचर रीजन में रेट कांस्टेंट का रेशियो ज़्यादा होगा कंपेयर टू द रेट कांस्टेंट रेशियो इन हायर टेम्परेचर रीजन। बच्चों ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जेईई मेंस या जेईई एडवांस में हो सकता है, ठीक है। आपको ये सब ध्यान रखना है बहुत ही अच्छे से। अगर आप ये सब ध्यान रखोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस एकदम लॉलीपॉप जैसा लगेगा। मैं अब तक सारे वीडियोस में क्या कर रहा हूँ, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के बाद मैं क्वेश्चंस करवाऊँगा, ठीक है बच्चों। पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद मैं क्वेश्चंस कराऊँगा। लास्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं यहाँ पे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ rate constant at two temperature differing by 10 केल्विन। मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट को हम ऐसे लिख सकते हैं KT + 10 अपॉन KT, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं रेट एट T + 10 अपॉन रेट एट T केल्विन, ठीक है। तो यही होता है आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट का एक्सप्रेशन निकालने के लिए चलो हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन का यूज़ कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले हमने देखा था ln K2/K1 = होता है EA/R, उसके बाद 1/T1 - 1/T2। अब यहाँ पे मैं T1 और T2 का वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पे लिख सकता हूँ ln KT + 10 अपॉन KT = EA/R। T1 यहाँ पे क्या है T एंड T2 यहाँ पे क्या है T + 10। तो यहाँ पे थोड़ा इसको कर लेते हैं T × T + 10। तो ये T + 10 माइनस T, मतलब ये अपॉन R इंटू 10 अपॉन
टी इंटू टी प्लस 10। तो यहाँ पे लॉग ट्रांसफॉर्मेशन अगर करोगे तो के टी प्लस 10 अपॉन के टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई टू द पावर, या इसको मैं लिख रहा हूँ एक्सपोनेंशियल 10 EA अपॉन आर इंटू टी प्लस 10। ये आपका हो गया एक्सप्रेशन ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना बच्चों। अब ये ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में टेम्परेचर कोएफिशिएंट का वैल्यू रेंज होता है 2 to 3, मतलब 2 और 3 के बीच में टेम्परेचर कोएफिशिएंट का वैल्यू होता है मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में। ठीक है, देखो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा होगा, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है, अगर टेम्परेचर को 10 केल्विन इंक्रीमेंट करोगे तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू डबल हो जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट डबल तो नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है 2 से 3 के बीच में रेंज होता है। एनसीईआरटी में लिखा है अगर टेम्परेचर को 10 केल्विन बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू डबल हो जाता है। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग क्या करेंगे, आर्नियस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम रिएक्शन के ऊपर या रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर। मैं आपको अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। इस चीज़ के ऊपर बहुत ही स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है, आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको सुनिएगा। देखो बच्चों, रिएक्शन 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, और एक आपका होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिएक्शन का रेट ऑलवेज बढ़ेगा, मतलब रिएक्शन ऑलवेज आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन तो यहाँ पे होने का कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन यहाँ पे इरिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन या इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड रिएक्शन का भी रेट बढ़ेगा, बैकवर्ड रिएक्शन का भी रेट बढ़ेगा। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड रिएक्शन का भी रेट बढ़ेगा, बैकवर्ड रिएक्शन का भी रेट बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू आर्नियस इक्वेशन। लेकिन रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, ये डिपेंड करेगा एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा इफ डेल्टा H इज पॉजिटिव। इस चीज को आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ लिया है। और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन आपका बैकवर्ड जाएगा व्हेन डेल्टा H इज नेगेटिव। ठीक है, तो अच्छे से सुन लो, इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, मतलब रिएक्शन ऑलवेज आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड यहाँ पे तो होने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन या इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा when the reaction is endothermic, and टेम्परेचर बढ़ने से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा when the reaction is exothermic। इक्विलिब्रियम रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, मैं इसको भी समझाऊंगा आपको आर्नियस इक्वेशन को यूज करके। आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको सुनना और समझना। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन। मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है रिएक्शन आपका है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है Kf, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है Kb। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट Kf को मैं ऐसे लिख सकता हूं
एफ इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए फॉरवर्ड अपॉन आर टी। एफ क्या है यहाँ पे? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। के बी इज इक्वल्स टू ए बी ई टू द पावर माइनस ई ए बैकवर्ड अपॉन आर टी। बच्चों आपको पता ही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम ऐसे लिखते हैं के एफ अपॉन के बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा एफ अपॉन ए बी ई टू द पावर माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा ई टू द पावर माइनस ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड अपॉन आर टी, ठीक है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एफ बाई ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ए से, ठीक है। और बच्चों आप लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा ही था, ये ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डेल्टा एच। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं अभी ऐसे लिख रहा हूँ ए इंटू ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। ये आ गया एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेल्टा एच इज इक्वल टू ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। बच्चों आपको पता ही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का साइन क्या होगा? डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे ई ए फॉरवर्ड विल बी लेस देन ई ए बैकवर्ड। यहाँ पे देखो डेल्टा एच का साइन नेगेटिव है और सामने एक नेगेटिव है। अब नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू डिक्रीज होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू डिक्रीज होगा, इसका मतलब क्या है? रिएक्शन विल गो टूवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। देखो इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये वाला पार्ट क्या होगा? ये वाला पार्ट आपका इंक्रीज होगा, ये वाला पार्ट भी इंक्रीज होगा। लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ई ए बैकवर्ड ज़्यादा है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से ये नीचे वाले फैक्टर का इंक्रीमेंट ज़्यादा होगा कंपेयर टू ऊपर वाला फैक्टर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड रिएक्शन का भी रेट बढ़ेगा, बैकवर्ड रिएक्शन का भी रेट बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन का ये ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? बैकवर्ड रिएक्शन का रेट विल बी मोर देन द फॉरवर्ड रिएक्शन, इसीलिए रिएक्शन आपका बैकवर्ड जाएगा, ठीक है बच्चों। सिमिलरली एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में पूरा ऑपोजिट हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा, रिएक्शन आपका जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा कंपेयर टू द इंक्रीमेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बिकॉज एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ई ए का वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है। इसीलिए
एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा एंड रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। स्टूडेंट्स, ऐसे तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज होता है, लेकिन बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए देखा गया है ऑब्जर्व्ड रेट कांस्टेंट डिक्रीज होता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ऐसा ही मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, 2NO + O2 से बन रहा है 2NO2, और ये रिएक्शन आपका 2 स्टेप में हो रहा है। पहले स्टेप में देखो 2 NO कंबाइन होकर N2O2 इंटरमीडिएट बना है और ये आपका एक रैपिड इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। दूसरा स्टेप देखो N2O2 O2 के साथ कंबाइन होकर 2NO2 बना रहा है और ये रिएक्शन आपका स्लो है या स्लोएस्ट है, और यही वाला सेकंड स्टेप भी आपका है यहाँ पे RDS। अब इस रिएक्शन के लिए ये रिएक्शन है, इस पूरे ओवरऑल रिएक्शन के लिए ऑब्जर्व रेट कांस्टेंट या ओवरऑल रेट कांस्टेंट को हम ऐसे लिखते हैं K = K2 × K इक्विलिब्रियम। यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन से स्टेप का है? पहले स्टेप का है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट = KF/KB। अब ये कैसे डिराइव हुआ है ये मैंने ऑलरेडी मेरा एक वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है। रेट लॉ एंड प्रोपोज्ड मैकेनिज्म का जो वीडियो है उसको आप देख लो, ये कैसे मैंने डिराइव किया है। ऐसे तो ये बहुत ही आसान है। अब देखो यहाँ पे ये जो पहला वाला स्टेप है, यहाँ पे डाइमराइजेशन हो रहा है, और डाइमराइजेशन रिएक्शन जनरली क्या होता है? जनरली आपका एक्सोथर्मिक होता है। तो ये जो रिएक्शन है ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो डेल्टा H का साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब देखो टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीज होगा, बिकॉज पहला वाला स्टेप क्या है? पहला वाला स्टेप आपका है एक्सोथर्मिक। एट द सेम टाइम टेम्परेचर बढ़ाने से सेकेंड स्टेप के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन। तो पहले स्टेप के लिए देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, सेकेंड स्टेप के लिए देखो रेट कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल रेट कांस्टेंट का क्या होगा? ओवरऑल रेट कांस्टेंट के यहाँ पे क्या होगा? एक K2 तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज हो रहा है, और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखा गया है डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट of step 1 is greater than the increment of K2 of step 2 when temperature is इंक्रीज्ड। अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो स्टेप 1 के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है वो ज़्यादा डिक्रीज होगा कंपेयर टू द इंक्रीमेंट ऑफ K2 ऑफ स्टेप 2। इससे क्या होगा? इससे ये जो ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इससे ये जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट है उसका क्या होगा? उसका डिक्रीमेंट हो जाएगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने से ओवरऑल रेट कांस्टेंट का वैल्यू डिक्रीज होगा। तो बच्चों जनरली टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो हम रेट कांस्टेंट का बात कर रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो K है, ये K एक ओवरऑल रेट कांस्टेंट है, ये K2 एंड K इक्विलिब्रियम इन दोनों चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा अलग हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑब्जर्व्ड एक्टिवेशन एनर्जी या ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये जो मैंने अभी एग्जांपल किया था, तो यहाँ पे क्या था? K = था K2 × K इक्विलिब्रियम, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ K2 × KF/KB। ठीक है। अब यहाँ पे K = मैं ऐसे लिख सकता हूँ A × e⁻ EA/RT। ठीक है। और K2 को मैं लिख सकता हूँ ऐसा
A2 ई टू द पावर माइनस EA2 अपॉन RT। EA2 मतलब सेकेंड स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी। अब पहले स्टेप का जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसके लिए मैं KF का एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, AF इंटू ई टू द पावर माइनस EAF अपॉन RT। और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, AB इंटू ई टू द पावर माइनस EAB अपॉन RT। तो थोड़ा इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस EA2 प्लस EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड अपॉन RT। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको एंड इस पूरे एक्सप्रेशन को कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, A विल बी या ऑब्जर्व्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर विल बी इक्वल्स टू A2 इंटू AF अपॉन AB एंड ऑब्जर्व्ड एक्टिवेशन एनर्जी या ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू EA2 EAB सॉरी EA फॉरवर्ड माइनस EAB। बच्चों इस पार्ट से भी न्यूमेरिकल हो सकता है। मान लो आपका सेकेंड स्टेप का दिया है एक्टिवेशन एनर्जी, EA फॉरवर्ड दिया है, EA बैकवर्ड दिया है, उसके बाद पूछा गया है ओवरऑल एक्टिवेशन या ऑब्जर्व्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा ये तो ध्यान रखना, ये EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड क्या है, ये एक्चुअली में डेल्टा H है फॉरवर्ड रिएक्शन का। ठीक है बच्चों, तो इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। ये जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया है पूरा, उसको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, बहुत ही एडवांस लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा बच्चों, मान लो और एक एग्जांपल है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, एक ओवरऑल रिएक्शन है। ये रिएक्शन आपका 5 स्टेप्स में हो रहा है। एक ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो 5 स्टेप में हो रहा है। तो 5 स्टेप के लिए ये हो गया आपका रेट कांस्टेंट K1 K2 K3 K5। अब मान लो यहाँ पे ऐसा देखा गया है, ऑब्जर्व रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन ऐसा आ रहा है, K1 इंटू K3 इंटू K4 अपॉन K5 टू द पावर हाफ, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मान लो आया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ओवरऑल रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी या ऑब्जर्व्ड एक्टिवेशन एनर्जी को निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो K को मैं लिख सकता हूँ A इंटू ई टू द पावर माइनस EA बाई RT। ठीक है, K1 को मैं लिख रहा हूँ A1 ई टू द पावर माइनस EA1 अपॉन RT। ठीक है, इंटू A3 ई टू द पावर माइनस EA3 अपॉन RT इंटू A4 ई टू द पावर माइनस EA4 अपॉन RT। और नीचे क्या है आपका K5 है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ A5 इंटू EA5 अपॉन RT। अभी पूरा पार्ट क्या है, टू द पावर हाफ है, तो मैं यहाँ पे टू द पावर हाफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, A1 A3 A4 अपॉन
A5 to the power 1/2 into e to the power minus EA1 plus EA2 सॉरी EA2 नहीं, यहाँ पे EA3 प्लस EA4 माइनस EA5 अपॉन ये हो जाएगा यहाँ पे अभी 2RT, बिकॉज टू दी पावर हाफ था तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे अपॉन 2RT। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो EA ऑफ ओवरऑल रिएक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे अपॉन RT है और यहाँ पे क्या है अपॉन 2RT है, तो सामने एक हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा EA1 प्लस EA3 प्लस EA4 माइनस EA5। ठीक है, तो एग्ज़ाम में मान लो आपका EA1 का वैल्यू दिया, EA3 का वैल्यू दिया, EA4 का वैल्यू दिया है, EA5 का दिया, उसके बाद पूछा गया है ऑब्जर्व्ड एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इन सब फंडे को आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा एंड आप लोगों ने इसको बहुत इन्जॉय भी किया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए एंड दोस्तों के साथ मेरे चैनल को बिल्कुल शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय।